नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण प्रकार है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी होंगी जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होंगी, उसको जानेंगे कि परीक्षा प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक पहला जो परितंत्र है वो हम लोग प्राकृतिक परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक परितंत्र, तो हम लोग एक बात और बोलते हैं कि एक होता है मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक जो नेचुरली, जो कि सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड जो है वो प्राकृतिक है और जो मैन मेड है वो हम लोग कहेंगे मानव निर्मित, मानव ने उसको विकसित किया है। अब वो शहर हो सकता है और जो हमारी जो फसलें होती हैं जो उसका अपना परितंत्र क्रिएट होता है वो भी क्या है, मानव निर्मित है। अगर वही हम जंगल की बात करें तो वो सेल्फ मेड है, मतलब खुद ब खुद, उसे मानव ने नहीं निर्मित किया है, वो खुद ब खुद निर्मित हुआ है। तो जो खुद ब खुद निर्मित हुआ हो उसे हम लोग प्राकृतिक परितंत्र का हिस्सा मानते हैं। तो यानी नेचुरल इकोसिस्टम है। अब नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग किन किन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक है जलीय परितंत्र, जिसे बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो स्थलीय और जलीय दो जगह, या तो हम स्थल में हैं या तो हम जल में हैं। ठीक है, तो जल का अपना एक परितंत्र है और स्थल का अपना एक परितंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक, स्थलीय परितंत्र में जब हम जाते हैं तो हमको और भी कई चीज़ें देखने, स्थलीय परितंत्र में किस किस प्रकार के परितंत्र देखने को मिलेंगे। तो वनों का अपना, जंगलों का अपना एक परितंत्र है कि वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की विविधताओं के साथ वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, विविधताओं के साथ जीव जंतु पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से घास के मैदान है, तो घास के मैदान भी स्थल में देखने पड़ते हैं, उसका अपना एक परितंत्र है। मरुस्थल है, उसका अपना एक परितंत्र है। टुंड्रा प्रदेश है, उसका अपना एक अलग परितंत्र देखने को हमको मिलेगा जो कि स्थलीय परितंत्र का हिस्सा है। वनों की अगर हम लोग बात करें तो वनों के अंदर हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, बेरियल या उत्तरी शंकुधारी वन यानी टैगा वन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे वन के अंतर्गत आते हैं। ये स्थलीय परितंत्र के अंदर है। अगर हम लोग जलीय परितंत्र में जाएं, जलीय परितंत्र यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग तीन प्रकार के परितंत्र देखने को हमको मिलेंगे। कैसा? एक अलवण जलीय परितंत्र जो फ्रेश वाटर होता है, यानी अगर हम समुद्र को कंसीडर कर दें तो उसमें क्या है, वो लवणीय है। ठीक है, अलवणीय कौन है? जो फ्रेश वाटर है, जिसे हम लोग पीते हैं। ठीक है ना, पी सकते हैं, है ना, वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो अलवण जलीय परितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसके अंदर भी दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक होता है लैंटिक, एक होता है लोटिक। लैंटिक और लोटिक दो प्रकार के परितंत्र हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अलवण जलीय परितंत्र जब हम कह रहे हैं मतलब कि फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर हम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है उसी आधार पर हम लोग तय कर लेंगे कि किस प्रकार के परितंत्र इसके अंदर हम रखेंगे। तो एक है स्थिर या रुका हुआ जल। स्थिर या रुका हुआ जल जो फ्रेश वाटर है लेकिन स्थिर है और रुका हुआ है, वो हो सकता है हमारा तालाब या झील हो सकती है। बहता हुआ जल जैसे झरने हैं। पर्वतीय जल स्रोत जैसे कोई नदी है, किसी पर्वत से निकल रही है, वो भी फ्रेश वाटर है, उसे हम पीते हैं, वो तो लवणीय होती नहीं है। तो धाराएं हो गई, नदियाँ हो गई, उस तरह से। समुद्र के अंदर की बात नहीं कर रहे, नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं सागरीय परितंत्र, मैरीन इकोसिस्टम। जब मैरीन इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो ये लवणीय जल होते हैं। इसके अंदर कैसे कैसे परितंत्र का निर्माण होता है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं खुला समुद्र, जो पूरा समुद्र में सागर जो देखने को मिल रहा है उसका अपना एक परितंत्र है। वो अपनी गहराई के अनुसार वो भी, उसके भी कई क्षेत्र हैं, उसका भी अपना एक डिवीज़न है। जीव जंतुओं का भी डिवीज़न है, वहाँ जो पादप पाए जाते हैं उनका भी अपना एक डिवीज़न है गहराई के अनुसार। खुला समुद्र। मुंह की चट्टानें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अपना मुंह चट्टान, उसका अपना एक परितंत्र बना रखा है, लेकिन कहाँ पर? सागर में। ठीक है, बैरियर द्वीप जो पढ़ते हैं वो भी समुद्र का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना एक अलग परितंत्र है। और तटरेखा पर भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और वो विशेष प्रकार की जो वनस्पति होगी वो उसी तटरेखा पे पनपेंगी और कहीं नहीं पनप सकती हैं। जैसे मैग्रो वनस्पति की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर
आपकी नदी आके समुद्र में गिरती है, वहाँ मैंग्रोव वनस्पति हमको देखने को मिलती है। तो उसका भी अपना एक परितंत्र है, वहाँ पर विशेष प्रकार के वनस्पति, विशेष प्रकार के जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे। अब संक्रमणकारी परितंत्र की अगर हम बात करें तो अलग डिवीजन है, ये भी समुद्र के अंदर ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन संक्रमणकारी जब बोल देते हैं तो इसमें दो जगह होती है, तो स्थल होगा, समुद्र होगा, दोनों को मिला हुआ जहाँ जो जगह होगी वो हमारे संक्रमणकाली होंगी। जैसे एक ज्वारनदमुख है, तो ज्वारनदमुख हमको समुद्र किनारे और स्थलीय क्षेत्र का मिला जुला रूप देखने को, आर्द्रभूमि हो गई, मैंग्रोव परितंत्र हो गया। ये सब कैसे हैं, जहाँ पर दो परितंत्र आपस में मिल रहे हो और वहाँ विशेष प्रकार का एक परितंत्र का निर्माण, अलग प्रकार का परितंत्र बनना है, लेकिन दो विभिन्न प्रकार के परितंत्र आपस में मिल रहे होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के परितंत्र बनते हैं। तो ये हो गया हमारा जलीय परितंत्र। अब देखेंगे यहाँ पर जितने भी जलीय परितंत्र में आपने पढ़े हैं वो सब जल से ही रिलेटेड है। आप ज्वारनदमुख पढ़ रहे हैं तो समुद्र से जुड़ा हुआ, नदी से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। आर्द्रभूमि में भी जल है, मैंग्रोव परितंत्र है जहाँ पनप रहा मैंग्रोव वनस्पति, तो ऐसी जगह तो उग नहीं सकता, किसी स्थलीय जगह है वहीं पर पनपेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ समुद्र हमको मिलेगा या पानी मिलेगा वहाँ पर ऐसा होगा। खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान हमें कहाँ देखने को मिल रही है, बेरियर द्वीप हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तट रेखाएं हमें कहाँ देखने को मिल रही हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसको जलीय परितंत्र को डिवीजन कर रहे हैं। तो जलीय मतलब जल से रिलेटेड होगा, वहाँ पर विशेष प्रकार का परितंत्र का निर्माण होगा। अब देखें, जब हम लोग प्राकृतिक परितंत्र में ही पढ़ रहे होते हैं तो प्राकृतिक परितंत्र जो हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से डिवाइड कर लें, एक तो हम लोगों ने स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र था, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक परितंत्र का जो निर्माण हो रहा है वो दो आधारों पर निर्माण हो रहा है कि उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो एनर्जी हमको मिल रही है कहाँ से, इसको एक तो पूर्ण रूप से जो सौर विकिरण पर डिपेंडेंट है, एक उस तरह का परितंत्र बनना है जो कि प्राकृतिक परितंत्र का हिस्सा है, और दूसरा जो है सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों के आधार पर बनना है। ठीक है, तो दोनों को देख लेंगे यहाँ पर। तो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर जो निर्भर कर रहा है, यानी सौर विकिरण टोटल मतलब सूर्य के ऊपर डिपेंड है, जो जैसे जंगल, घास के मैदान है, मरुस्थल है, नदियाँ, झील। ठीक है, ये सब है तो प्राकृतिक ही, लेकिन जो सूर्य के किरणों पर या सूर्य पर डिपेंडेंट कर रहे हैं सीधे सीधे। जो सौर विकिरण तो उसके ऊर्जा सहायकों पर डिपेंड कर, जैसे हवा, वर्षा, ज्वार भाटा, इन सब की वजह से जो परितंत्र का निर्माण हो रहा है, मतलब एनर्जी स्रोत के रूप में जो ज्वार भाटा हो, वर्षा हो, हवा हो, तो उस आधार जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, ज्वारनदमुख हो गए, कोरल रीफ हो गए, ऐसे जो है तो वो एक अलग डिवीजन हमको देखने को मिलेगा प्राकृतिक परितंत्र के अंदर। उसी प्रकार जब हम मानव निर्मित परितंत्र में जाएंगे तो यहाँ पर भी उसका देखने को मिलेगा। मानव निर्मित परितंत्र के अंदर जो मानव ने बनाया है, जैसे एक मानव निर्मित परितंत्र ऐसा जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, जैसे खेत फसलें उगा रहे हैं, मानव उगा रहा है, तो ये नया एक्वाकल्चर, सूर्य पर कृत्रिम तालाब बना रहा है, क्योंकि उसका जो परितंत्र बनना है उसको जो एनर्जी चाहिए वो भी सूर्य से मिलेगी, लेकिन उसको डेवलप किसने किया है, मानव ने, सिर्फ मैन मेड हो गया। दूसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन यानी कोयले पर आधारित है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे नगर हमने बसा दिया कोई, वो एक अपना नया परितंत्र का निर्माण हो रहा है। औद्योगिक नगर है वो अलग अपना परितंत्र का निर्माण कर रहा है। तो ये सब किस पर, जीवाश्म ईंधनों पर डिपेंड है। अब कुछ ही शहर को ले लीजिए, अब शहर है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, गाड़ी मोटर चल रहे हैं, तो चल कहाँ से रहे हैं, बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली की सप्लाई हो रही है घरों में, कहाँ से हो रहा है, उसमें ईंधनों का इस्तेमाल करें। किस प्रकार के ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन है कोयला है, जीवाश्म ईंधन है पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें आपकी जीवाश्म ईंधन से ही चल रही है। तो ये एक ऐसा परितंत्र है जिसे मानव ने निर्मित किया है, तो वो अलग परितंत्र बन गया, यानी मानव निर्मित परितंत्र हो गया। ठीक है, ये सब चीजें समझ सकते हैं आप लोग, और उसको जब लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं कहीं भी जब परीक्षा में आए तो। खुले समुद्री परितंत्र के पादप जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो प्राणी पाए जाते हैं, यानी जीव जंतु जो पाए जाते हैं, उसका डिवीजन हम जब करेंगे तो हमको प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस, 3 प्रकार के हमको जीव देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, खुले समुद्री परितंत्र के अंदर, तालाबों में भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ समुद्र एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा एरिया, बड़ा परितंत्र ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप वैरायटी को, जो भी विविधता देखने को मिलती है, उसका डिवीजन हम लोग आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जैसे प्लैंकटन हम कर रहे हैं, तो प्लैंकटन को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। प्लैंकटन है क्या, बेसिकली
यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फाइटोप्लैंक्टन है और जूप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन यानी जो पादप होते हैं, ठीक है, और जूप्लैंक्टन यानी जो जीव होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के अंदर जो होते हैं वो क्या होता है, प्राथमिक उत्पाद होते हैं किसके लिए, जूप्लैंक्टन के लिए। मतलब जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा के जीवित रहते हैं और जूप्लैंक्टन को प्लैंक्टन खा के जीवित रहते हैं, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि हम पादप की बात करें तो शैवाल हो गए, डायटम हो गए, ये सभी फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, जो पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। नेक्टन अगर हम देखें तो नेक्टन जो होते हैं बड़े जीव होते हैं, नेक्टन जो होते हैं वो बड़े जीव होते हैं, जैसे व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सी लायन हो गया, मछलियाँ। अगर हम जीव प्लैंक्टन की बात करें तो कुछ जीव प्लैंक्टन जो होते हैं बिल्कुल समुद्र के नितल में रहते हैं, आगे चल के जब बड़े हो जाते हैं तो वो नेक्टन की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जनरली जो होता है हम लोग जू प्लैंक्टन को नेक्टन खाते हैं, सीधे कह सकते हैं छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, ठीक है ना। तो छोटी बड़ी मछलियाँ जब खा के जीवित रहती हैं तो जो बड़ी मछलियाँ हैं वो नेक्टन की श्रेणी के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन दोनों ही प्लैंक्टन के अंतर्गत है, लेकिन एक जो जीव है और एक जो पादप है, जो पादप है उसको फाइटो बोल रहे हैं और जो जीव है वो उसको जूप्लैंक्टन बोला जा रहा है। अब आते हैं बेंथस। बेंथस जो होता है बिल्कुल समुद्र के नितल के अंदर, जो नीचे कीचड़ होता है उसके अंदर रहते हैं ये, जैसे केकड़ा हो गया, समुद्री तारा हो गया, कोरल हो गया, स्पॉन्ज हो गया, नदी सीप हो गया, ये सभी के सभी क्या है, बेंथस के अंतर्गत हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर जब हम प्लैंक्टन, नेक्टर और बेंथस कहेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए सीधे कि ये सभी क्या है, समुद्री परितंत्र का हिस्सा है, मतलब समुद्री परितंत्र को बनाने में मदद करते हैं। और समुद्री परितंत्र को अगर हम लोग सीधे इस तरह देखें, अगर हम लोग प्लैंक्टन ना कहें, नेक्टर ना कहें, बेंथस ना कहें, तो हमारे दिमाग में सीधे उन सभी जीवों के नाम आ जाएंगे जो समुद्र के अंदर रहते हैं। लेकिन उसको डिवीजन किया गया, उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो ग्रुप वाइज उसको डिवाइड करके उसका नामकरण कर दिया गया है। जैसे अगर हम लोग सीधे शैवाल की बात करें, शैवाल और डायटम कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे जीव पाए जिनको छोटी छोटी मछलियाँ भी खाती हो और बड़ी मछलियाँ भी खाती हो, वो भी समुद्र के अंदर पाए जा रहे हैं। तो उसको हम लोग डिवीजन कर दिया, हमने कह दिया जूप्लैंक्टन है और फाइटोप्लैंक्टन है। लेकिन वही जो बड़ी मछलियाँ हैं उसको भी अपने ग्रुप के अंदर रखा गया और उसका नामकरण कर दिया गया, तो उसका नाम नेक्टन कर दिया गया। और जो सबसे नीचे रह रहे हों समुद्र के, जहाँ प्रकाश थोड़ा कम पहुँच रहा हो या ना के बराबर पहुँच रहा हो, तो वो वहाँ बेंथस की श्रेणी के अंदर रख दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी हमको खुले समुद्री परितंत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये प्राकृतिक परितंत्र हो गया। प्राकृतिक परितंत्र के अंदर जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र हमने देखा, मानव निर्मित परितंत्र देखा किस तरह से बन रहा है और क्या क्या चीज़ शामिल की गई है इसके अंदर। इतनी चीज़ें अगर आप जान लें तो इसके बारे में सभी को पता, आप सब कुछ इसके बारे में जान जाएगा। अगर परीक्षा में आता तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।